नमस्कार, डेली 24 भारत देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ अनीता शर्मा। शुरुआत करते उत्तर प्रदेश की बड़ी खबरों से। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शासन में प्रक्रियाओं को सरल और पारदर्शी बनाने के लिए महत्वपूर्ण निर्देश जारी किए हैं। बता दें कि उन्होंने समीक्षा बैठक की और इस दौरान उन्होंने सुधार का उद्देश्य केवल कागजों तक सीमित नहीं होना चाहिए, उन्होंने कहा। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि बल्कि ये जमीन पर प्रत्यक्ष रूप से दिखाई देना चाहिए। मुख्यमंत्री ने स्पष्ट किया है कि डी रेगुलेशन का मतलब नियमों पर पूरी तरह से नियंत्रण समाप्त करना है, बल्कि अनावश्यक और जटिल नियमों को हटाकर आवश्यक नियमों को सरल, पारदर्शी और नागरिकों और उद्यमियों के लिए भरोसेमंद बनाना है। मुख्यमंत्री ने सभी विभागों को निर्देश दिए कि वो अपनी प्रक्रियाओं को एकीकृत डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाएं और हर एक कार्य की समय सीमा तय करें ताकि काम में गति और जवाबदेही सुनिश्चित हो। उन्होंने इसके साथ ही कॉम्प्लायंस फेज 1 में बेस्ट स्टेटिंग और इसके साथ ही रैंकिंग हासिल करने के बाद से अगले कदम की बात की और इसके बाद से मुख्यमंत्री ने ऑनलाइन और ऑटो अप्रूवल सिस्टम को प्राथमिकता देने पर भी जोर दिया ताकि औद्योगिक गतिविधियों में तेजी आए और उद्यमियों को कार्य के लिए लंबी प्रतीक्षा न करनी पड़े। तो वहीं नोएडा में इंजीनियर युवराज मेहता की मौत को लेकर दादरी विधायक तेजपाल नागर ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को पत्र लिखा है। अपने पत्र में विधायक ने इस घटना के लिए नोएडा प्राधिकरण, आपदा प्रबंधन विभाग और जलभराव और खराब स्ट्रीट लाइट व्यवस्था को जिम्मेदार ठहराया। साथ ही उन्होंने मौके पर मौजूदा एनडीआरएफ और एसडीआरएफ अधिकारियों की लापरवाही का भी आरोप लगाया है। विधायक तेजपाल नागर ने मामले में दोषियों पर सख्त कार्रवाई की मांग की है। इसके साथ ही नोएडा और ग्रेटर नोएडा जैसे तेजी से बढ़ते शहरों में एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की स्थायी तैनाती की भी मांग की है ताकि भविष्य में इस तरह की घटनाओं से बचा जा सके और आपात स्थिति में समय पर राहत पहुंचाई जा सके। तो वहीं यूपी में सुरक्षा और आपात स्थितियों से निपटने की तैयारियों को परखने के उद्देश्य से आज एक व्यापक अभ्यास किया जा रहा है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर प्रदेश के सभी 75 जिलों में आज शाम ठीक 6 बजे ब्लैकआउट मॉक ड्रिल आयोजित की जाएगी और इस दौरान सायरन बजते ही कुछ समय के लिए बिजली आपूर्ति बंद कर दी जाएगी ताकि हवाई हमले जैसी आपात स्थितियों में अपनाई जाने वाली सुरक्षा व्यवस्था और नागरिकों की सजगता की वास्तविक स्थिति का आकलन किया जा सके। यह अभ्यास लगभग 2 मिनट तक चलेगा। मॉक ड्रिल के जरिए ये देखा जाएगा कि दुश्मन की निगरानी से बचने के लिए ब्लैकआउट की प्रक्रिया कितनी प्रभावी ढंग से लागू हो पाती है और प्रशासन, आम जनता ऐसे हालातों में किस तरह के समन्वय के साथ प्रक्रिया देती है। तो वहीं अलीगढ़ में अखिल भारतीय पत्रकार सुरक्षा समिति के बैनर तले भव्य मंडलीय पत्रकार सम्मेलन का आयोजन किया गया जिसमें जिले और आसपास के क्षेत्रों के पत्रकारों ने हिस्सा लिया। कार्यक्रम का संचालन योगेश कौशिक ने किया और अध्यक्षता सहायक सूचना निर्देशक संदीप सिंह ने किया। उद्घाटन दीप प्रज्वलन से हुआ जिसमें नगर आयुक्त प्रेम प्रकाश मीणा, वरिष्ठ जेल अधीक्षक विजेंद्र सिंह यादव और MOIC विभा शर्मा और अन्य गणमान्य लोग शामिल हुए। कार्यक्रम में संगठन की प्रदेश महामंत्री शशि गुप्ता ने बताया कि उद्देश्य पत्रकारों को एक मंच पर लाना और पूरे प्रदेश में पत्रकार सुरक्षा कानून को प्रभावित बनाना है। पत्रकार बंधु और सिविल सोसाइटी के सम्मानित सदस्य, एनयू से उपस्थित प्रोफेसर इत्यादि और मंच के सामने बैठे हुए हमारे समस्त जनपद के पत्रकार भाइयों और सिविल सोसाइटी के सदस्य, ये मंच आप लोगों के द्वारा ही बनाया गया, आप लोगों के द्वारा संचालित किया गया महत्वपूर्ण कार्यक्रम अखिल भारतीय पत्रकार सुरक्षा समिति उत्तर प्रदेश के तत्वाधान में। जैसा कि इस मंच से बहुत से लोगों ने अपनी अपनी बातों को रखा, आपके ही भाई बंधुओं ने, किसी ने कुछ बात बोली, किसी ने कुछ बात बोली, यद्यपि सभी अपनी जगह पर सही थे। संजय भाई साहब ने बड़ी बात अपने दिल के दर्द को बयान किया यहाँ से कि बहुत बार ऐसी घटनाएं होती हैं जिसमें पत्रकार बंधु एक दूसरे का साथ दे देते हैं, प्रशासन उनके अगेंस्ट में हो जाता है, इस तरीके की बातें। यद्यपि उनकी पीड़ा जो है वो दूसरे संदर्भ में थी। संदर्भ में ये कि यदि कोई गलत नहीं है तो आप एक दूसरे का साथ दीजिए।
तो वहीं अमेठी के जामो थाना क्षेत्र के गौरा गांव में बच्चों के बीच मामूली विवाद ने गंभीर घटना का रूप ले लिया। विवाद के दौरान कुछ दबंगों ने बीच बचाव के नाम पर एक दंपति पर हमला कर उन्हें जमकर पीटा। पीड़ित दंपति इस मारपीट में गंभीर रूप से घायल हो गया और उनका इलाज जिला अस्पताल में चल रहा है। जानकारी के अनुसार घटना के समय पीड़ित परिवार जो है वो घर के बाहर बैठा हुआ था और तभी दबंगों ने मौके का फायदा उठाकर उन पर हमला किया। पीड़ित परिजनों का आरोप है कि उन्होंने घटना की तहरीर थाना पुलिस को दी थी, लेकिन पुलिस ने उनकी दी हुई तहरीर फाड़कर अपनी मर्जी से नई तहरीर तैयार की और इस घटना ने न केवल स्थानीय लोगों में रोष फैलाया है बल्कि पुलिस की कार्यप्रणाली पर भी सवाल खड़े कर दिए हैं। हमारे घर पे जो है हमारे माता पिता थे और ये जो हैदर अली और जो है इनकी बेटियां जो है गाली दे रही थी। जो है हमारे माता पिता का जो है गोड़ टूट गया एक्सीडेंट में। वो वहाँ द्वारे पौड़े थे और इन्होंने आके जो है पुरानी लड़ाइयाँ थी जो है उसी वजह से कोई घर में नहीं था, मारने लगे। हैदर अली और सैफ अली, कादिर अली, इनके वो है क्या नाम रिश्तेदार है। तो आप थाने गए थे? थाने तारीख देख नहीं दिए? थाने गए थे, थाने में कोई सुनवाई नहीं हुई। दरोगा जी जो है ज़बरदस्ती कर रहे थे, ज़बरदस्ती अपने आप से एप्लीकेशन लिखवाए हमसे डरा धमका के। ये मेरा वैसे झगड़ा हो गया था। किससे? हैदर अली से। हैदर अली आके हमारे घर पे मारे। किसको मारे हैं? किसको मारे हैं? माधुरी देवी और अंजलि देवी। तो आप थाने में गए थे? हाँ, थाने गए थे, वहाँ अस्पताल में आए थे और गाड़ी वाला सीधा यहाँ लेके चला आया। हमारे अमेठी के मुसाफिर खाना तहसील क्षेत्र के नेवादा गांव में एक गंभीर मामला सामने आया, जहां पर पीड़ित न्याय की गुहार के लिए सालों से तहसील के चक्कर काट रहा है। मामला पहले ही हाईकोर्ट में निपट चुका है, लेकिन इसके बावजूद भी स्थानीय तहसील प्रशासन से निस्तारण नहीं हो पा रहा है। पीड़ित ने आरोप लगाया कि वो कई बार तहसील कार्यालय पहुंचा, लेकिन अधिकारियों से कोई भी समाधान नहीं मिल सका। उनका कहना है कि रोज कार्यालय जाते हैं, लेकिन अक्सर अधिकारी अनुपस्थित रहते हैं और कार्यालय बंद रहता है। उन्होंने स्थानीय कानूनगो और लेखपाल के साथ तहसीलदार के चपरासी पर भी गंभीर आरोप लगाया है कि मामले को अनदेखा किया जा रहा है और न्याय मिलने में जानबूझकर विलंब किया जा रहा है। आज आए हैं शिकायत करने हमारे ग्राम सभा नेवादा के गाटा संख्या 572 के चकमार्ग है और उसको हाई कोर्ट से 3 बार आदेश हुआ कि हटाया जाए, लेकिन यहाँ के अधिकारी इतना भ्रष्ट है कि जो है इस पर कोई कार्रवाई नहीं होती। जो है लेखपाल अरुण द्विवेदी, कानून गो अमरनाथ पांडे, तहसीलदार के चपरासी पवन कुमार तिवारी और तहसीलदार संगीता पांडे, उनको जो है विनिमय कर दिए जमीन गाटा संख्या 571 की और उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं करती और भूमाफियाओं को संरक्षण दे रहे हैं, उस पर निर्माण कराया जा रहा है। 2019 से आज तक हम परेशान है, कोई सरकार द्वारा या जो है आज तहसील आए हुए कार्यालय खुले हैं, कार्यालय कोई नहीं खुला है और न कोई मिल रहा है, न कोई सब बंद है। लगातार आप आते तो कार्यालय खुला रहता है कि आज ही बंद है? तहसील का जो है चौखट चूमने रोज आते हैं, कोई सुनवाई यहाँ पे नहीं हुई। आज आए। तो वहीं यूपी के अमरोहा में स्वास्थ्य विभाग की लापरवाही और गंभीर अव्यवस्था का मामला सामने आया है। मंडी धनौरा स्थित अनमोल हॉस्पिटल में सील लगे ऑपरेशन थिएटर में 26 वर्षीय काजल सैनी का प्रसव ऑपरेशन किया गया। अस्पताल बता दें कि ऑपरेशन के दौरान महिला की हालत जो है अचानक से ही बिगड़ गई और उसे मुरादाबाद रेफर किया जा रहा था, लेकिन रास्ते में ही अस्पताल के बाहर उसने दम तोड़ दिया। इस घटना ने परिवार में कोहराम मचा दिया है और स्वास्थ्य विभाग के नियमों की अनदेखी उजागर हो गई है। सीएचसी अध्यक्ष राहुल कुमार अपनी टीम के साथ मौके पर पहुंचे और जांच के बाद से ओटी को पुनः सील कर दिया गया है। घटना के बाद से अस्पताल प्रबंधन पर कार्रवाई की मांग उठ रही है और निजी अस्पताल और स्वास्थ्य विभाग की निगरानी व्यवस्था पर भी गंभीर सवाल खड़े हो रहे हैं। अस्पताल में हुई ये लापरवाही न केवल मरीजों की सुरक्षा के लिए खतरा है, बल्कि प्रशासनिक निरीक्षण और नियमों के पालन की अनदेखी को भी दर्शाता है। तो वहीं लखनऊ में सपा कार्यालय के बाहर एक विशेष होर्डिंग लगवाई गई है, जिसमें पूर्व मंत्री और सपा नेता श्रीपाल यादव के जन्मदिन की शुभकामनाएं व्यक्त की गई है और इस होर्डिंग पर 27 का रण चाचा का प्रण का संदेश भी लिखा गया है, जो उनके राजनीतिक सफर और लोकप्रियता को दर्शाता है। ये होर्डिंग सपा नेता मोहम्मद
इखलाक ने लगवाई है और इसे देखकर सपा कार्यकर्ताओं और समर्थकों में उत्साह की लहर देखी गई है और इस माध्यम से पार्टी ने अपने वरिष्ठ नेता के प्रति सम्मान और शुभकामनाओं का प्रतीक दर्शाया है। वहीं बलरामपुर से खबर है, जहां पर केंद्र की जल जीवन मिशन शक्ति, जिसके तहत हर घर शुद्ध पेयजल पहुंचने का दावा किया जा रहा है, क्षेत्र में अभी तक पूरी तरह से लागू नहीं हो पाया है। रामपुर जिला समेत पूरे श्रावस्ती लोकसभा क्षेत्र में पानी की टंकियां और पाइपलाइनें तो बन गई हैं, लेकिन अधिकांश जगहों पर काम जो है वो अधूरा है। कई गांव में टंकी आधी बनी हुई है, पाइपलाइन बिछाए गए हैं, लेकिन वो अभी भी पूरे नहीं हुए हैं और कुछ जगहों पर टोटी लगने के बावजूद पानी की आपूर्ति अनियमित है, जिससे ग्रामीणों को प्रदूषित पानी पीने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है। और इस स्थिति को देखते हुए पूर्व सांसद प्रत्याशी युगल किशोर शुक्ला एडवोकेट ने जिला अधिकारी बलरामपुर को ज्ञापन सौंपकर मामले के संज्ञान लेने और कार्रवाई करने की मांग की है। तो वही खबर यूपी के चित्रकूट से है, जहां पर कपड़ा व्यापारी के बेटे का अपहरण का मामला सामने आया है और अपहरण कर मांगी गई है 40 लाख की फिरौती। बड़ी जानकारी बता दें आपको कि यूपी के चित्रकूट में ये मामला सामने आया है, जहां पर कपड़ा व्यापारी के 14 साल के बेटे का अपहरण किया गया है और फिरौती के रूप में 40 लाख रुपए की मांग की गई है। जब परिवार ने फिरौती नहीं दी तो अपहरणकर्ताओं ने बेटे के गला घोंटकर निर्मम हत्या कर दी है और शव को बक्से में बंद करके फेंक दिया है। शव मिलने के बाद से क्षेत्र में भारी आक्रोश फैल गया है। स्थानीय लोग नाराज होकर प्रयागराज चित्रकूट नेशनल हाईवे पर शव रखकर सड़क जाम कर दिए हैं। घटना की सूचना मिलते ही कई थानों की पुलिस फोर्स मौके पर पहुंची है। हत्या के आरोपियों में से 2 से पुलिस की जंगल में मुठभेड़ हुई है और मुठभेड़ के दौरान आरोपियों पर गोली भी चली है। गोली लगने से कल्लू नामक आरोपी की मौत हो गई है, जबकि इरफान नामक दूसरा आरोपी गंभीर रूप से घायल बताया जा रहा है। आक्रोशित लोग पुलिस पर लापरवाही का आरोप लगा रहे थे और उन्हें सख्त कार्रवाई की मांग भी की है। मौके पर चित्रकूट धाम मंडल के डीआईजी राजेश और अपर पुलिस अधीक्षक चित्रकूट भी मौजूद रहे। घटना ने पूरे क्षेत्र में तनाव का माहौल पैदा कर दिया है और लोगों में सुरक्षा को लेकर गहरी चिंता देखी जा रही है। देखिए, ये आयुष सनोक अशोक इनके किराएदार थे पहले जी, इरफान और इरफान का एक वर्कर है कल्लू जी, तो उन्हीं के साथ बच्चा मिलता जुलता रहता था जी। कल भी आप लोगों ने उसकी वीडियो क्लिप दी थी जिसमें उसकी मोटरसाइकिल सिखा रहे थे जी, तो उन्होंने ही ये जो इन्होंने नामित भी किया है जी, और अभी बॉडी बरामद कर ली गई है जी, और जो भी साक्ष्य हैं आपके सामने आने वाले। आरोपियों के ऊपर किस प्रकार की कार्रवाई की जाएगी? यथाशीघ्र कार्रवाई की जाएगी, बहुत सख्त कार्रवाई की जाएगी। जनता को कैसे आश्वस्त करेंगे? हम कठोर कार्रवाई करेंगे। देखिए, ये तो वहीं जालौन कोतवाली क्षेत्र में सड़क हादसे का मामला सामने आया, जिसमें रॉन्ग साइड से आ रहे एक ट्रक ने सामने से आ रहे दूसरे ट्रक में जोरदार टक्कर मार दी। भिड़ंत इतनी जोरदार थी कि दोनों ट्रकों के परखच्चे उड़ गए और उनके पहिए अलग हो गए। हादसे में 4 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस तुरंत मौके पर पहुंची और घायलों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराए। स्थानीय लोग और पुलिस का कहना है कि प्रशासन की लापरवाही के कारण अक्सर वाहन जो है वो रॉन्ग साइड से आते रहते हैं, जिससे इस हादसे के गंभीर हादसे होने की भी संभावना बढ़ जाती है। ये दुर्घटना इलाके में सुरक्षा और सड़क नियमों के पालन को लेकर सवाल खड़े कर रही है। तो वहीं जालौन क्षेत्र में यमुना ब्रिज पर बने रेलवे ट्रैक पर एक युवक ने खतरनाक तरीके से रील बनाते हुए अपनी जान को जोखिम में डाल दिया। रेलवे ट्रैक पर उसकी ये रीलबाजी का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसने लोगों में चिंता और आशंका पैदा कर दी है। जानकारी के अनुसार युवक ट्रैक पर खड़ा होकर खतरनाक तरीके से शूटिंग कर रहा था, जिससे उसकी सुरक्षा पूरी तरह से खतरे में थी। इससे पहले भी कई युवाओं और युवतियों के इस तरह के रील बनाने के मामले सामने आए थे, जिस पर रेलवे पुलिस ने कार्रवाई की थी, लेकिन इसके बावजूद कई लोग जोखिम उठाकर ऐसा काम करना बंद नहीं कर रहे हैं। ये घटना यमुना ब्रिज के रेलवे ट्रैक पर सुरक्षा नियमों की अनदेखी और जान जोखिम में डालकर सोशल मीडिया पर शोहरत पाने के खतरनाक रुझान को उजागर करती है। तो वहीं कानपुर में पुलिस ने हवाला और अवैध मुद्रा लेन देन के बड़े रैकेट का पर्दाफाश किया है। क्राइम ब्रांच की टीम ने धनकुटी इलाके के एक मकान में छापेमारी कर लगभग 2 करोड़ रुपए नगद, 61 किलो चांदी और नेपाली नोट भी जब्त किया है। इस कार्रवाई में 4 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस के अनुसार ये रैकेट अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर फैला हुआ था और इसमें कई लोग शामिल हो सकते थे। एडीसीपी सुमित सुधाकर
ने बताया है कि छापेमारी गुप्त सूचना के आधार पर की गई है। पुलिस और आरोपियों से लगातार पूछताछ कर रही है और उनके नेटवर्क, बैंक खातों और सहयोगियों की जांच कर रही है। नेपाली मुद्रा की बरामदगी से रैकेट के नेपाल तक फैले होने की संकेत मिल रहा है और इस कार्रवाई से कानपुर में पुलिस की सख्ती और तत्परता उजागर हुई है और आने वाले समय में और छापेमारी की संभावना जताई जा रही है। लगातार ऐसी सूचना मिल रही थी कि इलीगल बेटिंग, इलीगल ट्रेडिंग, मनी लॉन्ड्रिंग, हवाला, ऐसे सारे माध्यमों से बहुत सारे इलीगल पैसे स्टॉक किए जा रहे हैं। उसकी एक लोकेशन हमको यहाँ पर मिले थे, उसके अंतर्गत ये कार्रवाई हुई है और लगभग 2 करोड़ के अराउंड कैश है और 61 किलो चांदी है जिसकी कीमत 2 करोड़ के आसपास होती है। और इसमें हमने अभी तक 5 लोगों को गिरफ्तार किया गया है और कार्रवाई और आगे। तो वहीं लखनऊ के दुबग्गा कोतवाली क्षेत्र में एमसी सक्सेना मेडिकल कॉलेज में कैंटीन के खाना खाने से कई बच्चों की तबीयत अचानक ही बिगड़ गई। स्थानीय छात्रों की जानकारी के अनुसार लगभग 32 बच्चे गंभीर रूप से बीमार बताए जा रहे हैं और ऐसे में बच्चे जो है वो बच्चों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। एरा अस्पताल और बलराम अस्पताल में उनका इलाज चल रहा है। कुछ बच्चों को ट्रामा सेंटर और एरा मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया और इस घटना ने कॉलेज परिषद में हड़कंप मचा दिया है और छात्रों और स्टाफ में चिंता का माहौल बन गया है। घटना ने कैंटीन की साफ सफाई और खाद्य सुरक्षा को लेकर भी कई तरह के सवाल खड़े कर दिए हैं। बड़ी जानकारी आपको बता दें कि कैंटीन में खाना खाने से बच्चों की तबीयत बिगड़ गई है और ऐसे में 32 बच्चे जो हैं उनकी हालत बेहद ही खराब बताई जा रही है, जिन्हें इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। और इस खबर पर ज़्यादा जानकारी के साथ प्रदुम दीक्षित जुड़ चुके हैं और उनसे जानते हैं कि क्या कुछ अपडेट है, क्योंकि कैंटीन में खाना खाने से कई बच्चों की जो हालत है वो ज़्यादा ही खराब बताई जा रही है। प्रदुम जी बिल्कुल अनीता जी, मैं बताना चाहूँगा कि ये लखनऊ के दुबग्गा थाना क्षेत्र के अंतर्गत जेहटा गाँव के पास में एमसी सक्सेना जो है ये इंस्टीट्यूट है। इसके साथ साथ में यहाँ हॉस्पिटल भी है जिसमें ट्रेनिंग के लिए जो है वहाँ पे जो बच्चे आए थे ट्रेनिंग के लिए, वो कल जो दोपहर में खाना खाया गया था जिसमें कि अगर हम बात करें तो छोला चावल रोटी व धनिये की जो चटनी थी, इस प्रकार जो पूरा खाना बना हुआ था। तो जितने भी वहाँ पे करीब 26 से 27 वहाँ पे जो थे विद्यार्थी थे जो कि वहाँ पर ट्रेनिंग करने आए थे, जो युवा थे, उनको अगर हम बात करें तो उनकी ये खाना खाने से उनकी काफी ज्यादा तबीयत बिगड़ गई, जिसको हम उल्टी साथ साथ में जो है पेट में दर्द होने लगा। इस प्रकार की जैसे ही घटना हुई तो वहीं पे जो बच्चे थे उसी में से एक लोगों ने 112 पे फोन किया। तो वहाँ जब पुलिस पहुंची और देखा कि हालात काफी ज्यादा बिगड़ते जा रहे हैं, जिसको लेकर के 108 पे फोन करके एम्बुलेंस बुला करके और उन्हें हॉस्पिटल भेजा गया। तो ऐसे में प्रदुम जी, क्या स्टाफ की तरफ से कुछ बयान आया है या फिर जिन बच्चों की हालत बिगड़ी है उनके परिजनों का क्या कुछ कहना है इस मामले में? देखिए नीता जी, मैं बताना चाहूंगा कि अभी जो वहाँ पे खाना बनाया गया था जिसको लेकर के जो लखनऊ के सीएमओ हैं उनके द्वारा पूरी जांच कर और जैसे ही जितने भी बच्चे थे उनको स्वास्थ्य को लेकर के कि देखा अब थोड़ा बहुत जो है ठीक है और अभी कुछ जो बच्चे हैं उनकी छुट्टी भी हो चुकी है, जिसको लेकर के उन्होंने जो है जांच कर और वो फूड विभाग को भेज दिया है, जो कि वहाँ के जो फूड अधिकारी हैं वो वहाँ पे जा करके और उस खाने का जो है सैंपल लेकर के लैब में भेज दिया गया है जांच को लेकर के। अब जैसे ही कुछ उसमें निकल के आता है कि जो इतना खाना बनाया गया था इसमें कोई दिक्कत हुई या वहाँ पे जो पानी था पानी पीने से हुआ है, तो ये जैसे ही जांच में आगे निकल के आता है। वैसे अगर हम बात करें तो वहाँ पे जो अधिकारी हैं उनका भी यही कहना है कि इसमें कहीं ना कहीं जो वहाँ पे किचन में जो खाना वगैरह बनाए जाते हैं वो जो कर्मचारी होते हैं उनकी कहीं ना कहीं लापरवाही थी कि या हो सकता है ये पहले से ही खराब खाना हो चुका हो या बासी खाना रखा हो जिसको गर्म करके इन बच्चों को खिलाया गया, जिससे ये तबीयत बिगड़ी। जिसमें अगर हम बात करें तो ये आपके लोक बंधु में एडमिट कराया गया है कुछ बच्चे हैं, वहीं बलरामपुर सिविल और एरा साथ साथ मेडिकल कॉलेज में भी काफी बच्चों का इलाज चल रहा है। ठीक है प्रदुम जी, तमाम जानकारी के लिए बहुत शुक्रिया। लखनऊ के अटल बिहारी वाजपेयी चिकित्सा विश्वविद्यालय में नया प्रशासनिक बदलाव हुआ है। डॉक्टर अमित देवगन को विश्वविद्यालय का नया कुलपति नियुक्त किया गया है और इस नियुक्ति का आदेश राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने जारी किया है। डॉक्टर देवगन के कुलपति बनने से विश्वविद्यालय के शैक्षणिक और प्रशासनिक कार्यों में नई दिशा और तेजी आने की उम्मीद जताई जा रही है। उनके अनुभव और नेतृत्व कौशल के आधार पर विश्वविद्यालय की गुणवत्ता और विकास को बढ़ावा मिलने की संभावना है और इस नियुक्ति से छात्रों और शिक्षकों और स्टाफ में भी उत्साह देखने को मिल रहा है।
तो वहीं महोबा जिले में पनवाड़ी थाना क्षेत्र में हाईवे के पास दिन दहाड़े एक हिंसक घटना सामने आई है, जिसमें छात्रों के दो गुट जो है वो आमने सामने आ गए हैं और विवाद जल्द ही मारपीट में बदल गया। और इसी बीच प्राइवेट इंटर कॉलेज से प्रोटोकॉल देने के बाद घर लौट रहे 17 साल के छात्र गंभीर रूप से घायल हो गया, जब उसे आरोपी ने पैर में गोली मार दी। और घटना की जानकारी मिलने पर मौके पर पहुंची पुलिस और क्षेत्र अधिकारियों ने घायल छात्र से घटना की पूरी जानकारी ली। घायल को पहले सीएससी पनवाड़ी में भर्ती किया गया, लेकिन प्राथमिक उपचार के बाद हालत जो है वो काफी बिगड़ गई, जिसके बाद से उसे जिला अस्पताल में रेफर किया गया। पुलिस ने बताया कि घटना उस समय हुई है जब घायल है वो अपने साथी अशोक को बचाने के लिए मारपीट में उतरा था, जिसके बाद से उसके पैर में गोली लग गई। तो वहीं अब इलाज के लिए उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया है। तो वहीं पुलिस अब इस पूरे मामले में आगे की जांच पड़ताल करती हुई नजर आ रही है। दोस्त को बचाने गए थे तो बीच में गोली लग गई। गोली किसने मारी? कौन था? अकेले। किस जगह? पेट्रोल प्रभाकर पेट्रोल पंप के पास में। कितने लोग थे आप? हम लोग 3। कहाँ जा रहे थे? कहाँ से कहाँ जा रहे थे? स्कूल से आए थे, घर जा रहे थे। हमने तो दोस्त को बाहर उन लोगों ने घेर लिया और बाइक में लेके बैठा के ले गए वो, तो हम उसको बचाने के लिए गए। क्या रंजिश थी पुरानी? ये पता नहीं है, अब हम तो बचाने के लिए गए दोस्त। आज दिनांक 22 जनवरी 2026 को दीपांशु बसोर, रेशु, सचिन और अशोक, ये चारों छात्र हमीदिया इंटर कॉलेज के हैं। आज अपने कॉलेज में ये प्री बोर्ड एग्ज़ाम के अंतर्गत प्रैक्टिकल का एग्ज़ाम देने के लिए आए हुए थे। एग्ज़ाम देके जैसे ये बाहर निकले, पनवाड़ी क्षेत्र का रहने वाला अखिल राजपूत अपने दो साथियों के साथ आया और इनके दोस्त अशोक कुमार को मारने पीटने लगा। मारने पीटने के बाद वो अपनी गाड़ी पर बैठाकर पनवाड़ी के पास ही पेट्रोल पंप, प्रभाकर पेट्रोल पंप के अपोजिट एक चकमार पे लेके गए। वहाँ रास्ते में वहाँ भी उसके मारपीट किया उनके साथ। उसको बचाने के लिए ये सभी दोस्त पीछे पीछे गए और वहाँ पे उन्होंने उनको रोका और बचाने का प्रयास किया। इसी दौरान अखिल राजपूत द्वारा कंट्रीमेट कट्टे से फायर किया गया, जिसमें दीपक बसोर को पैर में चोट आई है। उसको प्राथमिक उपचार के लिए चिकित्सालय पनवाड़ी भेजा गया और वहाँ से उसे महोबा रेफर किया गया है। उसकी हालत ठीक है और इस मामले में छानबीन और पूछताछ की जा रही है। शीघ्र इसमें तहरीर प्राप्त करके सुसंगत धाराओं में मुकदमा पंजीकृत करने के उपरांत सभी के खिलाफ आवश्यक वैधानिक। तो वहीं मथुरा में बसंत पंचमी के पावन अवसर पर ब्रज क्षेत्र में विश्व प्रसिद्ध होली महोत्सव की औपचारिक शुरुआत हो गई है। ब्रज में होली का पर्व अन्य हिस्सों की तुलना में अत्यधिक लंबा और भव्य रूप से मनाया जाता है और ये उत्सव बसंत पंचमी से शुरू होकर फागुन पूर्णिमा और पड़वा तक लगभग 40 दिनों तक चलता है, जिसमें रंग, भक्ति और उल्लास का अद्भुत संगम देखने को मिलता है। वृंदावन के प्रमुख बांके बिहारी मंदिर में ठाकुर जी को गुलाल अर्पित किया गया है और मंदिर सेवकों ने श्रद्धालुओं पर प्रसाद स्वरूपी गुलाल उड़ाया है, जिससे पूरे मंदिर परिसर रंगों और भक्ति से चमक उठा। हर तरफ राधे राधे के जयकारे गूंज रहे हैं और धार्मिक मान्यताओं के अनुसार बसंत पंचमी के दिन राधा रानी ने श्री कृष्ण को पहली बार गुलाल लगाया था। तभी से ब्रज में होली का विशेष धार्मिक और सांस्कृतिक महत्व माना जा रहा है। ऐसे में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ देखने को मिली, जहां पर सभी जो है वो भक्ति के रंग में रंगे हुए नजर आए। बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत आनंद आ रहा है। सोचा भी नहीं था इतने अच्छे दर्शन हुए हमारे। अमर कमेटी की जो नई बनी हुई है उसकी कोई व्यवस्था तो नजर आ नहीं है। उन्होंने कहा नई साल से नई व्यवस्था बनाएंगे, हमें तो कोई व्यवस्था नजर आई नहीं। जैसा कि आप जानते हैं, वृंदावन का होली महोत्सव बहुप्रचलित है, विश्व विख्यात है। जैसा कि दुनिया में कहा जाता है, जगत होरी ब्रज होरारे रसिया, आज ब्रज में होरी रसिया। तो इस होरा की शुरुआत आज बसंत पंचमी के दिन पहला दिन माना जाता है। आज के दिन ही जो होली का डांडा गाड़ा गया है, उसके बाद आज से ब्रज में होली की शुरुआत होती है। ये 40 दिवसीय होली जो है ब्रज की बहुत प्रचलित है। वृंदावन में ही नहीं, पूरे ब्रज मंडल में बड़े धूमधाम से इस होली की शुरुआत की जाती है। सभी मंदिरों में, देवालयों में भगवान के गालों पर गुलचे लगाए जाते हैं। बहुत सुंदर पीली पोशाक पहनाई जाती है, पीताम्बर धारण कराया जाता है। जैसा कि आप देख रहे हैं, हमने भी धारण किए हुए पीले वस्त्र। आप सबको आना चाहिए यहाँ पे ब्रज में होली खेलने के लिए, और हमारा सौभाग्य कि हम भगवान के साथ में होली खेलने का मौका मिल रहा है। बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत। तो वहीं मथुरा में बसंत पंचमी के दिन टेढ़े खांभे स्थित मंदिर का प्रसिद्ध बसंती
कमरा देखने के लिए भक्तों का ही भारी सैलाब उमड़ा है और ये कमरा जो है सालों से सिर्फ एक दिन ही खुलता है और दूर दराज से श्रद्धालु इसे दिव्य दर्शन का अनुभव करने के लिए पहुंचते हैं। बसंती कमरे में राधे कृष्ण की पीले वस्त्रों से विराजमान किया गया है और विदेशी झालर, विशेष सजावट और दिव्य प्रकाश व्यवस्थित के बीच उनका आकर्षण जो है रूप भक्तों का भाव विभोर कर देता है। और मंदिर के गोस्वामी प्रशांत शाह के अनुसार बता दें कि ये मंदिर जो है अनूठी वास्तुकला और प्राचीनता के लिए जाना जाता है और ऐसे में जो लोग हैं वो इस दिन का वो बेहद ही खास मानते हैं और इस दौरान हजारों की संख्या में लोग वहाँ पर पहुँचे हुए हैं जो कि दूर दराज से आए हुए हैं और नृत्य करते हुए भी देखने को मिले। हम लोग बेतिया से आए हैं और पहली बार आए हैं। हमें बताया था किसी ने कि आप एक साथ में एक बार मंदिर खुलता है जहाँ आए, बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा, बहुत ज्यादा ही अच्छा लगा। यहाँ पर एकदम खुशी हुई, बहुत ज्यादा खुशी है कि इतनी खुशी के लोग भी खड़े हुए हम लोगों को दर्शन करके यहाँ पर। यहाँ मैंने बसंती कमरे के दर्शन किए हैं, बहुत सुंदर दर्शन है, बहुत लोग आए हैं दर्शनों के लिए, मन बहुत हर्षोल्लास से भरा हुआ है। ठाकुर जी के पीछे बस श्रृंगार और सब कुछ पीला पीला, सब कुछ बहुत सुंदर है। राधे राधे। वहीं पीलीभीत क्षेत्र में किसानों के लिए एक बड़ी विपत्ति की स्थिति उत्पन्न हो गई जब उनकी पकी खड़ी गन्ने की फसल में अचानक से ही आग लग गई। आग ने देखते ही देखते 35 बीघा गन्ने की फसल को पूरी तरह से नष्ट कर दिया और आग लगने की सूचना मिलते ही किसान मौके पर पहुंचे और अपनी फसल बचाने के लिए मेहनत करने लगे। हालांकि इतनी बड़ी आग को बुझाना आसान नहीं था। किसानों ने दिन रात मेहनत करते हुए आग को फैलने से रोकने की कोशिश की, लेकिन आग की जो तेजी थी वो बहुत तेज थी और ऐसे में हवाओं की वजह से फसल जो है वो पूरी तरह से बर्बाद हो गई। स्थानीय लोगों का कहना है कि जंगली जानवरों और आवारा पशुओं से बचाने के लिए उन्हें फसलों की रक्षा की थी, लेकिन थोड़ी सी लापरवाही और अचानक लगी भीषण आग ने उनकी पूरी मेहनत पर पानी फेर दिया और ये घटना किसानों के लिए भारी आर्थिक क्षति का कारण बन गई है। तो वहीं रामनगरी अयोध्या में बसंत पंचमी और माघ मेले के पावन अवसर पर मां सरजू के तट पर आस्था और भक्ति का अद्भुत माहौल देखने को मिला। सुबह से ही श्रद्धालुओं का तांता घाटों पर लगा हुआ है और लोग मां सरजू में स्नान कर अपनी श्रद्धा प्रकट कर रहे हैं। उनके बाद बता दें कि नागेश्वर नाथ मंदिर में जल अर्पित कर पुण्य कर्म कर रहे हैं और इसके अलावा श्रद्धालु राम मंदिर और हनुमान मंदिर में जाकर पूजा अर्चना कर रहे हैं और दान पुण्य का कार्य भी कर रहे हैं। प्रशासन ने सुरक्षा और व्यवस्थाओं को दुरुस्त कर रखा है ताकि इस विशाल श्रद्धालुओं की भीड़ में कोई भी परेशानी न हो। पूरे नगर में भक्ति और हर्षोल्लास का वातावरण देखने को मिल रहा है। तो वहीं प्रयागराज में बसंत पंचमी के पवित्र स्नान पर्व के लिए सभी तैयारियां पूरी कर ली गई है। सुबह से ही श्रद्धालु संगम घाट पर पहुंच रहे हैं और पवित्र स्नान कर अपने आस्था का प्रदर्शन कर रहे हैं और इस अवसर पर प्रशासन ने सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए हैं। संगम नोच पर उच्च अधिकारियों और पुलिसकर्मी तैनात किए गए हैं जो लगातार उपस्थित कर्मचारियों को ड्यूटी और सुरक्षा प्रोटोकॉल के संबंध में निर्देश दे रहे हैं। बम निरोधक दस्ते की टीम भी घाटों का निरीक्षण कर रही है ताकि किसी भी अप्रिय घटना से बचा जा सके और ऐसे में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ देखने को मिल रही है। देखिए, बसंत पंचमी का स्नान स्टार्ट हो रहा है आज अभी रात्रि 12 बजे से लेकर के और दिन भर चलेगा स्नान। तो श्रद्धालु आना शुरू हो गए हैं और हम लोगों ने अपने पुलिस फोर्स की ब्रीफिंग कर दी है, पॉइंट वाइज ड्यूटीज लगा दी है। हमारे 10,000 के आसपास पुलिसकर्मी इसकी ड्यूटी पे तैनात हैं। हमारी बाढ़ कंपनी, जल पुलिस और गोताखोर हर घाट पे लगे हुए हैं। ATS की टीम लगी हुई है हमारी और हमारी विशेष टीमें जो सादे वर्दी में LIU की टीम्स रहती है वो लगी हुई है और हमारे जो स्पेशल टीम्स है वो NDRF और SDRF लगी हुई है जो पूरे माघ मेले में रही है और कल के स्नान में भी अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। पर्याप्त सुरक्षा के साथ स्नान किया जाएगा। बम स्क्वाड की टीम भी है हमारे पास, एंटी माइन टीम भी है हमारे पास। तो सभी टीमें लगा करके हम लोग अपनी सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत किए हुए हैं और पर्याप्त सुरक्षा के साथ सभी। फिलहाल बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। बने रहिए आप हमारे साथ और देखते रहिए डेली 24 भारत। नमस्कार।